नेतन्याहू साहब की ये 5वीं छठी इनिंग्स है। अब वो डिस्टिल होते 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 घटते घटते वो इस नौबत आ गई कि उनको बिल्कुल अपने अल्ट्रा राइट विंग यानी बिल्कुल इरेशनल लोगों को अपनी कैबिनेट में लेना पड़ा। तो इस वक्त की सरकार जो है वो मिडिल ऑफ द रोड नहीं है। ये राइट विंग स्विंग तो हो रहा था शेरॉन के जमाने से, और इनके जमाने में अब इतनी अल्ट्रा राइट पे है कि वो सस्टेनेबल नहीं है ग्लोबली। इस सरकार के साथ अमेरिकन ये चाह रहे हैं इन द डिक्लाइन के सऊदी अरेबिया का रिश्ता हो जाए तो ये किसी हद तक इनको राहत मिले। अच्छा, अगर सऊदी अरेबिया इनसे रिश्ता कायम करेगा तो याद रखिए कि अब से कुछ महीने पहले उसने रिश्ते कायम किए हैं जो कि उनका बिल्कुल ऐन दुश्मन था, ईरान। तो या तो वो उन रिश्ते को काट देगा या उस तरह से रिश्ता कायम करेगा कि जो उस रिश्ते का जो बेस है वो भी सस्टेनेबल रहे। वो क्या है? वो ये है कि फलस्तीनी इशू को किसी न किसी तरह से सॉल्व करो। फलस्तीनी इशू को हमारे वेस्टर्न थिंकर्स में तमाम नशे व फराज कहते हैं उतार चढ़ाव से लेके एक मंजिल वो आई कि हेनरी किसिंजर ऐसा आदमी ये कहने लगा कि अब फलस्तीनियन इशू नहीं है, अब है ये जो शिया सुन्नी आर्क है जो बन गया है उसको, वो यानी एक जंग बड़ी हो रही है, कुरुक्षेत्र बड़ा हमने खोल दिया है, इसमें अभी फलस्तीनियों को मत सोचो। और वाकया ये था कि दुनिया ने फलस्तीनियंस के मामले को बिल्कुल छोड़ दिया था, कोई नजर भी नहीं जाती थी उधर। यही था कि ईरान है, शिया है, ईरान है हिजबुल्लाह, इनको खत्म करो और सीरिया उनके साथ है, लिहाजा इस आर्क को तोड़ो। इस आर्क को तोड़ने के लिए उस सीरिया वाला मामला 2011 में अरब स्प्रिंग आई, अरब स्प्रिंग लाई गई। अरब स्प्रिंग का नतीजा ये हुआ कि होस्नी मुबारक गिरे। ये बिन जदीद कह रहा हूँ, ये इसके ट्रिप यहाँ के ट्यूनिस का जो ज़ैनुल आबिदीन वो गिरा। निकल के आए अब्दुल्ला, किंग अब्दुल्ला सऊदी अरेबिया के। उन्होंने देखा दुनिया बदली हुई है, उन्होंने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया, मेरा दोस्त होस्नी मुबारक गिर गया, मेरा दोस्त ट्यूनिस वाला गिर गया। फिर उसने खत्म खाई कि भाई अब शेखडम्स और किंगडम्स नहीं गिरेगी। अब उसने जाकर याद हो $35 बिलियन सऊदी अरेबिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए लोगों को कि भाई ये अरब स्प्रिंग में ये खड़े ना हो जाए कहीं। 35 बिलियन यानी मेरे ख्याल में कोई $35,000 फी बैंक में चले गए लोगों के। अब ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अब सवाल ये उठ रहा है और आप नीडल करते चले जा रहे। जब ये 90 ऑस्लो प्रोसेस जब हुआ है, एक बैक चैनल में एक प्रोसेस शुरू किया गया। कुछ लोगों ने, राइट थिंकिंग इजरायलीज, वहां पे बहुत समझदार और राइट थिंकिंग लोग भी हैं, उन्होंने, जिनमें से शिमोन पेरेज भी थे, जिनमें कि रबीन भी थे, इन लोगों ने खामोशी से बहुत ही सीक्रेटली एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया कि भाई कि जो पैलेस्टीनियन इशू को, फलस्तीन के मामले को सॉल्व करे, उसके सोल्यूशन के कुछ एंगल्स जो है, कुछ डिटेल्स है, वो ये है कि एक उसको कहते हैं कि एंड सोल्यूशन क्या होगा। एंड सोल्यूशन होगा यानी कि जेरूसलम को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। जेरूसलम के अंदर जो सेक्रेड श्राइन्स हैं, मुसलमानों की अल-अक्सा है, यहूदियों की
टेम्पल माउंट है, क्रिश्चियंस का चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है, इनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाएगी और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजीज हैं उनकी रिटर्न जब होगी तो एकदम से उबाल आ जाएगा पॉपुलेशन में, वो सस्टेनेबल नहीं है इसराइल के लिए। लिहाजा उसको किस तरह से मॉडरेट किया जाए, कैसे मॉड्यूलेट किया जाए, ये सब चीजें एंड गेम में थी। इसके बारे में बड़े बड़े लोग इधर के भी और उधर के भी बैठे और उन्होंने इस पे वहां से एक सोल्यूशन निकला जिसको कि ऑस्लो पीस अकॉर्ड कहते हैं। उस पीस अकॉर्ड के बारे में मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। उस पीस अकॉर्ड में कोई फाइनल सोल्यूशन क्या होगा ये नहीं है, उसमें यह है कि जो एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं करते थे वो गोया रिकग्नाइज करने लगे। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक टीवी का प्रोग्राम करता था, यहां आप उन दिनों में हो शायद, खालिद नाम का एक बहुत पुराना पैलेस्टीनियन एम्बेसडर था और यहूदा हमारे दोस्त थे, वो हमको यहाँ ताज में ले जाके चाइनीज फूड खिलाया करते थे क्योंकि एम्बेसी उनकी बहुत पास थी ताज मानसिंह में। तो मैंने प्रोग्राम में ये किया कि मैंने खालिद को बुलाया और इनको बुलाया, इन दोनों को बताया नहीं कि कौन आ रहा है। मैंने खालिद जब बैठ गए तो उसके बाद मैंने इनको बुलाया, इन्होंने देखा कि हाँ ये खालिद सफीर ऑफ पैलेस्टीनियन ऑफ पैलेस्टाइन, इन हाथ मिलाना ऐसे ही शक किया। उन दिनों में सरकारी लाइन ये थी कि हम इनको रिकग्नाइज नहीं करते, तो ये वो जमाना था आपकी मेमोरी को ट्रिगर करने के लिए, जबकि यासर अरफत ऑफ द पीएलओ प्रेसिडेंट थे, आते थे, उनको प्रेसिडेंशियल पैलेस में टिकाया जाता था, ये उनका स्टेटस था तब हिंदुस्तान में। इसलिए ये जरूरी है कि अब जो लाइन ली गई है उसमें इसका रिश्ता क्या है और क्यों है ये बताने के लिए। तो उसके बाद फिर जब ये ऑस्लो प्रोसेस हो गया तो मैं उन दिनों में उन इलाकों में जाता था। मेरे एक दोस्त थे इस जेरूसलम में, एरिक सिल्वर, यहाँ बहुत से लोग उन्हें जानते क्योंकि वो गार्डियन के कॉरेस्पॉन्डेंट थे यहाँ। मेरी उनकी बहुत दोस्ती थी, हम और वो एक साथ नगीन लेक में जाके हमने छुट्टियां गुजारी, इतने करीब थे हम। और वांगनूज हाउस बोट हमें अभी तक याद है। तो उसमें तो हम जब वहां जाते थे तो वहां एरिक को हम पकड़ लेते थे और एरिक हमें पकड़ लेते थे। ये हो गया था ऑस्लो। एरिक के पास एक लिस्ट थी टैक्सी ड्राइवर्स की और वो सब टैक्सी ड्राइवर्स मुसलमान थे, अरब थे। तो वो उनको बुलाया, उसको उनमें बैठते हुए हिचकिचाहट होती थी, मेरे साथ वो अपने आप को सिक्योर महसूस करता था। लिहाजा हम दोनों मिलके गाजा पहुंचे। जब गाजा तब पहुंचे, तब ही की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं संतोष, कि तब अच्छा कन्वेंशनल विजडम के खिलाफ एकदम से जाना और एक जूनियर जर्नलिस्ट के लिए उन दिनों में तो बड़ा मुश्किल होता है कि भाई दुनिया तो एक तरफ जा रही है, हम ये जो देख रहे हैं ये तो वो नहीं है। वहां मैंने देखा कि बहुत गुस्सा एक यहूदियों की तरफ से जो कि सेटलर्स थे और एक ये अरब्स जो कि जिनको कि हमास इज अ वर्ड फॉर रेजिस्टेंस, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का एक ग्रुप। ये मजे की बात यह है कि इनको गिन लिया गया शिया आर्क में, ये महज मुस्लिम ब्रदरहुड का एक हिस्सा है। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका रिश्ता लिहाजा इजिप्ट की मुस्लिम ब्रदरहुड से है और जो एर्दोगान का तुर्की है उनके नीचे जो है मुस्लिम ब्रदरहुड
وہاں بھی ہیں, ان سے ان کا رشتہ ہو سکتا ہے. شیعہ آرک میں یہ نہیں آتے. یہ اس لیے شیعہ آرک میں آ گئے کیونکہ ایران کا مین مدعا ہے کہ فلسطینیوں کا پرابلم سالو کرو ورنہ ہم ان کو ریکگنائز کبھی نہیں کریں گے. یہ ان کا ایک سٹینڈ ہے. اس سٹینڈ کی وجہ سے باقی عرب ریجیمز جو ہیں وہ پریشان ہوتی تھی تب کہ صاحب یہ تو عرب اسٹریٹ میں ہم کو انڈر کٹ کر دیتے ہیں اس ایشو سے. لیکن سچویشن بدلی اور لوگوں نے وہ کسی طرح سے برداشت کر لیا گیا. اب یہ ہے میرے بھائی کہ رکتے 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 انف از انف. ہانیے نے, ان کا جو لیڈر ہے, اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا حماس کے کہ بھائی انف از انف. یعنی آپ نے شروع میں 1,00,000 بنا لیے سیٹلمنٹس آن دا ویسٹ بینک. وعدہ یہ تھا کہ وہاں کچھ نہیں بنے گا. اس وقت وہاں 5,00,000 آ گئے ہیں. یعنی جو فائنل سیٹلمنٹ ہے اس کے لیے کوئی امید ہی آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو آپ پھر کیا, اچھا اس بیچ میں یہ ہو گیا کہ اب ہم زور لگا کے سعودی عربیہ کو اور ان سے ملا دیں گے. تو یہ اور ان لوگوں نے دیکھا, ہمارے فلسطینیوں نے, حماس والوں نے, کہ بھائی اس وقت کوئی بھی جنگ ریجنل پاور تبھی سسٹین کر پاتی ہے جبکہ اس کا بیکر مضبوط ہو. انہوں نے دیکھا کہ بیکر اس وقت ایک تو مضبوط نہیں ہے, دوسرے وہ بزی ہے یوکرین میں اور تمام جگہ, اور چین کے خلاف انڈین اوشن میں. تو یہ موقع انہوں نے دیکھا. یہ کب, اچھا ایک انٹرنل پرابلم یہ تھی کہ وہ اپنا لا بدل دینا چاہتے تھے. تقریباً وہی یہاں پہ بھی وہ کوشش ہوئی کہ ڈی لمیٹیشن وغیرہ کی بات ہوئی, پھر رک گئے. پھر یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن کو کیسے ریپلیس کیا جائے, اس کی باتیں چلی, ہو نہیں پایا. ملک بہت بڑا ہے, اسرائیل چھوٹا ملک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے جب لیگل پروسیس, یعنی لا جو ہے وہ سپرسیڈ نہیں کرے گا ان کے لیجسلیشن کو, بلکہ وہ ان کا سبسروینٹ ہوگا. ایک ہر ہفتے وہاں ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ ملٹری اور انٹیلیجنس سروسز کے اندر ڈویژن ہے. یہ ڈویژن جو ہے کہیں یہ جو کمزوری دکھائی دی ہے اسرائیلی ڈیفنس ملٹری ری ایکشن میں, یہ جو کمزوری دکھائی دی ہے انٹیلیجنس کے ٹوٹل ایبسولوٹ فیلئر میں, یہ کہیں وہ اس کا اثر تو نہیں ہے.